हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और मैं हर दिन ये आपको बोलता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए आप लोग को। तो मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में, जो कि मैंने क्रैश कोर्स, जो कि ट्वेल्थ, जितने भी बच्चे हमारे जो ट्वेल्थ में पढ़ाई कर रहे हैं और 2025 बोर्ड के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्रैश कोर्स तो मैं लेकर आया हूं। तो 1 से 2 सेशन मैं ले चुका हूं क्रैश कोर्स का। तो आज जो मैं प्रीवियस लेक्चर में जो है हम लोग ने देखा था फंक्शन। तो फंक्शन में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। और आपने देखा होगा कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लिया था हम लोगों ने। जैसे आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फंक्शन, और फंक्शन से रिलेटेड डोमेन रेंज क्या होता है उसका मैपिंग देखे थे। जैसे आपने देखा था ये फिगर को इस तरीके से जो है हम लोगों ने इसको क्लियर किया है, ABC 1 2 3 ऐसे जो कनेक्शन हम लोगों ने देखा था। तो यूनिक कनेक्शन होता है हर एलिमेंट का, सेट ए का एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ, तभी वो फंक्शन एग्जिस्ट करता था। इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, वो सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोगों ने ऑन टू फंक्शन तक क्लियर कर लिया है। तो ऑन टू फंक्शन के बारे में भी बताया गया था कि रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। अगर रेंज और कोडोमेन, जैसे आपने ऐसा फंक्शन लिया ABC 1 2 3, तो अगर रेंज और कोडोमेन आपका बराबर हो जाता है, इस केस में देखिए कि हर जो बी में एलिमेंट है, सेट बी में जो एलिमेंट है उसका यूनिक इमेज ए में मिल रहा है। तो ये क्या हुआ कि इसका जो रेंज है वही कोडोमेन हो गया। मतलब कि रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। क्या बच्चों यही हम लोगों ने पढ़ा था? और fx इज इक्वल टू वाई, ये कंडीशन होता था ऑन टू फंक्शन का। इसमें एक आपका जो लास्ट हम लोगों ने पढ़ा है, जो लिखवाया था अभी मैं, इनटू फंक्शन। तो अभी मैं ये क्लियर करूंगा आपके सामने कि इनटू फंक्शन होता क्या है। चल इनटू फंक्शन देख लेते हैं, जो डी नंबर था, यहां से लेक्चर आप स्टार्ट कीजिए इनटू फंक्शन, और बहुत ही आसान तरीके से इसको हम लोग क्लियर करेंगे, है ना बच्चों। जैसे मैं ऐसा लेता हूं 2 सेट, ये ऐसा ले लिया मैं, मान लीजिए ABCD है ना। मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 हमने ऐसा लिया है। इसका मान लीजिए कि A का इसके साथ है, B का इसके साथ है, और मान लीजिए कि C का 4 के साथ है, और D का जो है 3 के साथ है। ऐसा कंडीशन दिया है। कुछ एलिमेंट्स इसमें जो बचे हुए हैं बी में, मान लीजिए ये सेट ए है और ये सेट बी है कि नहीं। तो मान लीजिए कि ये जो है आपका, इसमें कुछ एलिमेंट्स बी में बचा हुआ है जिसका कोई भी प्री इमेज ए में नहीं मिल रहा। तो अगर ऐसा कंडीशन क्रिएट होता है बच्चों कहीं पे भी, कि अगर कुछ एलिमेंट सेट बी में है, उसका कोई भी प्री इमेज यहां पे नहीं दिख रहा है ए में, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इनटू फंक्शन बोलते हैं। तो वैसा फंक्शन जो ऑन टू है ही नहीं, ए फंक्शन विच आर नॉट ऑन टू, दैट इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। मतलब तो ये ऑन टू का तो कंडीशन नहीं है। ऑन टू क्या कहता है कि हर एलिमेंट, जितना भी प्रत्येक एलिमेंट जो बी में मौजूद है उसका प्री इमेज यहां मिलना चाहिए ए में। इधर वाला प्री इमेज होता है, इसका इमेज ये है, ये इमेज कहलाता है, जो मैंने पहले भी बताया है। ये इमेज हुआ और इसका ये प्री इमेज हुआ। तो क्या बच्चों आपको इसका 2 एलिमेंट का प्री इमेज इसमें है? नहीं है। तो इसीलिए हम इसको इनटू फंक्शन कह दिए। अब इसमें आपको अगला टॉपिक हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं, इनटू फंक्शन, आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या, कंपोजिट फंक्शन। तो सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन को पढ़ने से पहले
मैं आपको बता देता हूं कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है ना। तो द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर फंक्शन इनटू ए सिंगल फंक्शन दैट इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। मैंने क्या कहा, दो या दो से अधिक फंक्शन को कंबाइन कर कर एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर देना दैट इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ होगा और मैं इसको लिखता हूं। द प्रोसेस ऑफ combining two or more function into a single function is called composite function। मैं जो बता रहा हूं बच्चों कि द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर फंक्शन इनटू ए सिंगल फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। ये अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं और आपको समझाया कि दो या दो से अधिक फंक्शन को कंबाइन करके अगर वो सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है वैसे फंक्शन को हम लोग कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। और इसको हम इतना अच्छा से आपको समझाने वाले हैं कि आपको लगेगा कि ये दिमाग में जाकर बैठ गया। चलिए इसको समझा देते हैं एग्जाम्पल के साथ। सपोज दैट, मैं एक ऐसा उतना लैंग्वेज में नहीं लिखवाने वाला हूं। सपोज दैट इस पूरे फिगर से हम आपको क्लियर करेंगे कि किस तरीके से कंपोजिट फंक्शन होता है। सपोज दैट कोई भी फंक्शन, मान लीजिए कि कोई फंक्शन जो है एक वर्क को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए कि ए फंक्शन को ऐसे भी लिखते हैं, फंक्शन रिप्रेजेंट सम वर्क, इसको ऐसे समझते हैं। हम पूरा लैंग्वेज नहीं लिखवाएंगे, आपको हम समझा रहे हैं बेसिक मीनिंग इसका क्या होता है। सपोज दैट हमको बनाना है, लेट अस वी हैव टू प्रिपेयर ब्रेड। मान लीजिए हम लोग को ब्रेड बनाना है। तो मान लीजिए मेरे पास जो है x जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लोर को, अच्छा, इस x के द्वारा ब्रेड बनाने के लिए डफ तैयार होता है। डफ तो ये जो डफ तैयार करने वाला फूड प्रोसेसर जो मशीन होगा, डफ जो तैयार कर रहा है, एक्स जो है रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लोर मतलब आटा, है ना। अब एक फूड प्रोसेसर मशीन है जिसको हम लोग जीएक्स से डिनोट करते हैं। तो जीएक्स जो ये फूड प्रोसेसिंग मशीन जो है, ये एक्स फ्लोर को यूज करके ये डफ बनाएगा। समझ गए। और ये डफ बना रहा है तो ये जीएक्स के द्वारा, और जीएक्स का जो आउटपुट आ रहा है फ्लोर को यूज करके, ये फूड प्रोसेसिंग मशीन है और ये डफ बना दिया गया। अब हम आपसे मतलब कह रहे हैं कि एक अगला जो है ओवन जिसमें आप इस आउटपुट को डालिएगा, ठीक है। तो इस आउटपुट को डालने के बाद ओवन में, जिसको हम लोग fx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओवन जो है ओवन इज रिप्रेजेंटिंग द फंक्शन ऑफ fx। ओवन जो है, लेट ओवन इज डूइंग द फंक्शन ऑफ fx। और ये जो इसका आउटपुट मिला, सबसे पहले आप समझिएगा कि मैंने एक फंक्शन को लिया और वो कह रहा है कि एक वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज दैट आपको ब्रेड बनाना है, तो ब्रेड बनाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आपको फ्लोर चाहिए, तो x जो है मेरा फ्लोर है। gx को मैंने माना क्या, फूड प्रोसेसिंग मशीन। तो x फ्लोर को यूज कर करके gx जो बनाया डफ।
अब ये gx जो आउटपुट दिया डफ, इस आउटपुट को आपको रखना है इसमें फंक्शन जो कि ओवन है, और टू प्रिपेयर द ब्रेड you have to put this output in place of this one in fx, मतलब ओवन में आपको रखना है। और फाइनली जो है आपका मिलेगा f of gx, और यही जो है f of gx जो है रिप्रेजेंट करेगा fx इंटू gx का। मेरी बात आपको समझ आ रही होगी कि आपको एक फंक्शन है जो रिप्रेजेंट करता है कुछ काम को, हमको बनाना, लेट अस वी हैव टू प्रिपेयर ब्रेड। अब यहां पे लिखना है कि लेट x इज द फ्लोर, है ना, एंड द फूड प्रोसेसिंग मशीन इज gx, and by using this floor it is preparing duff। तो the food processing machine is a function of preparing duff by using flour। मतलब ये फूड प्रोसेसिंग मशीन जो है वो फ्लोर को यूज करके डफ बना रहा है, और डफ इज द आउटपुट ऑफ जीएक्स। और दिस आउटपुट जो मिल रहा है, जीएक्स का जो आउटपुट मिल रहा है, उसको ओवन में रखना है। ओवन क्या है वो बच्चों, जो इसका ओवन जो है वो फंक्शन कर रहा है एफएक्स का, और इस आउटपुट को फंक्शन में जब आप रख दीजिएगा तो ये ओवन है। फाइनली ये ओवन क्या बना देगा इसको, टू प्रिपेयर द ब्रेड यू हैव टू पुट दिस आउटपुट इन एफएक्स, एंड एफएक्स फाइनली प्रिपेयर्ड this f of gx, और this is the composition of f and gx। फाइनली आपको समझ आया होगा, ये एक पूरे मैप आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये जो है हमारा फ्लोर लिया गया, कोई फंक्शन है जो एक काम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज दैट इस तरीके का फंक्शन है, एक काम को रिप्रेजेंट कर रहा है। x एक फ्लोर है जो लिया गया है, फ्लोर लिया गया है, उस फ्लोर को यूज करके जीएक्स एक फूड प्रोसेसिंग मशीन है जो डफ बनाने का काम कर रहा है, ये भी एक फंक्शन में है। इस फंक्शन को हम लोग लेट दिस फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय जीएक्स, और ये जीएक्स के द्वारा जो आउटपुट मिला डफ, उसको आपको ओवन में रखना है, जिसको इस ओवन जो है, ये ओवन जो है फंक्शन में है किसका, एफएक्स का है। और इसी एफएक्स में जब इसको आप रख दीजिएगा, अरे तावा पे रोटी बनाते हो ना, तो तावा क्या है, पहले तो आटा ही है ना, तो ये गैस यहाँ पे क्या कर रहा है, जो हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं अपने हाथ से, जो वो फ्लोर को गूंथते हैं, वो क्या है आपका फूड प्रोसेसिंग जो हम लोग मशीन है। और उसी आटे को जब आप तावा में रखते हो तो रोटी बनाकर दे देता है। तो तावा जो है एफएक्स का काम कर रहा है। तो एफएक्स में जो ओवन का काम कर रहा है, ओवन जो है एफएक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस पूरे डफ को हम इसमें रखते हैं तो एफ ऑफ जीएक्स मिलता है। आपको क्लियर हो गया होगा, जनरली वो पूरा लैंग्वेज लिखने का जरूरत नहीं है। चलिए यहां पे अब देखते हैं, मैंने डिफिनेशन भी आपको बता दिया। देखिए यहां पे क्या है, इस तरीके से होता है, ये x ये x और ये gx इस तरीके से जा रहा है, और इस तरीके से हमको जो है मिला f ऑफ gx। और इधर से जब जाएंगे आप तो ये आपको मिलेगा, ये था g और ये f, और इधर से ये मिला क्या, g, और इधर से आपको मिलेगा f। तो इधर से मिला आपको क्या, f ऑफ gx, और ये मिला आपको g ऑफ fx। तो g ऑफ fx जब निकालना होगा, g ऑफ fx जब निकालना है, ये फाइनली f ऑफ gx दिया। अब g ऑफ fx निकालना होगा आपको,
तो यहां पे आपको उल्टा ऐसे जाना है, ये फाइनली जो है हमको x रहेगा, ये यहां से यहां तक रहेगा g, और यहां से यहां तक f, तो g ऑफ fx। तो एक ही g ऑफ fx निकालें या f ऑफ gx, तो ये आपको समझ आया होगा कि ये जो है फूड प्रोसेसिंग मशीन था जो x फ्लोर को यूज करके और फाइनली इस आउटपुट को इसमें रखते हैं, तो ये कंपोजिट फंक्शन का आपका ग्राफ हो गया। तो यही है कंपोजिट फंक्शन। अब हम लोग जरा सा इनवर्स के बारे में जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बच्चों इनवर्स। तो इनवर्स का कुछ कंडीशन होता है। कंपोजिट फंक्शन आपने पढ़ा, इससे क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। और f ऑफ gx जनरल मीनिंग इसका अगर जानते हैं तो f ऑफ gx जो है नॉट इक्वल टू g ऑफ fx। ऐसे इनवर्स के केस में ये दोनों बराबर होता है f ऑफ g, इसको बोलते हैं फॉग, इसको बोलते हैं गॉफ। तो ये जो है नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता है, बट यहां पे देख लीजिए इनवर्स के केस में क्या होता है। सबसे पहले इनवर्स का कंडीशन आपको समझना होगा, और समझने के लिए इनवर्स अगला टॉपिक है आपका इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स देखने के लिए सबसे पहले हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं कि क्या होता है। चलिए देखिए, 1 A B C D 1 2 3 4 5। मान लीजिए कि A का इसके साथ, B के इसके साथ, C को इसके साथ और इसके साथ। क्या ये 1-1 फंक्शन होगा क्या? इसमें देखिए एक एलिमेंट ऐसा छूट गया जिसका कोई भी इमेज प्री इमेज नहीं है, तो ये 1-1 नहीं हुआ। अच्छा, एक और फिगर आपके सामने मैं लेता हूं, A B C D 1 2। क्या इसका हर एलिमेंट का क्या यूनिक इमेज मिल रहा है हमें? नहीं। ये कैसा फंक्शन हुआ? मैनी फंक्शन। तो जहां भी इस तरीके का कंडीशन होगा ना, 1-1 नहीं होगा या मैनी फंक्शन होगा, तो इस कंडीशन में तो इनवर्स आपका आएगा ही नहीं। इनवर्स किस कंडीशन में आता है, चलिए ये भी समझते हैं कि इनवर्स होने के लिए सबसे पहले फंक्शन को क्या होना जरूरी है। तो ये तो आपको समझ आया कि ये तो होगा ही नहीं। तो इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए बच्चों, जैसे मैं एग्जांपल आपको लेता हूं, ये मान लीजिए इस तरीके से हम ले रहे हैं, ये A है और ये B है, A B C और D। मान लीजिए 1 2 3 4। हर का यूनिक कनेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। यहां देख लीजिए, यहां देख लीजिए, है ना। A से B में देख लीजिए, हर का यूनिक कनेक्शन है। A का हर जो एलिमेंट A में मौजूद है उसका यूनिक कनेक्शन B में मौजूद है जो इस एलिमेंट के साथ है। अब बताइए कि इसमें हर एलिमेंट, जो प्रत्येक एलिमेंट B में मौजूद है, उसका यूनिक इमेज प्री इमेज A में मिल रहा है। तो ये तो पहला हो गया 1-1 तो है ही, क्योंकि हर एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज A में मिल रहा है। यही तो हम लोगों ने 1-1 फंक्शन पढ़ा था कि हर वो एलिमेंट जो सेट A में मौजूद है उसका अगर डिस्टिंक्ट इमेज B में अगर मिलेगा तो उसको आप 1-1 कह दोगे। और ऑन टू क्या होता है? ऑन टू मतलब कि इसका हर जो एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट जो B में मौजूद है उसका प्री इमेज इसमें होना चाहिए। तो 1-1 और ऑन टू दोनों है, और इसी को हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव। और अगर बाइजेक्टिव हो गया तो इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। मतलब कि फंक्शन अगर A से B में अगर डिफाइन किया गया है, ठीक है, तो B से और G से B में, G B से A में अगर फिर से वो डिफाइन है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसके डिफिनेशन पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, इनवर्स होने के लिए सबसे पहले कंडीशन हमको याद रखना है कि 1-1 और ऑन टू होना चाहिए, तभी आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आ रही है आपको कि 1-1 और ऑन टू होना जरूरी है इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं इसके डिफिनेशन के बारे में। चलिए यहाँ देख लेते हैं।
देखिए, लेट अ फंक्शन f a to b is 1 1 and on to then there exists a unique function g b to a such that fx बराबर y and gy is equal to x for all set x belongs to a and y belongs to b. Then g is called inverse of f. ये कंडीशन होना चाहिए अगर कोई फंक्शन a से b में अगर डिफाइन किया गया है और उसके लिए कोई एक यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट करता है, मतलब देन देयर इज एग्जिस्ट ए यूनिक फंक्शन g b से a में b इंटू a से अगर डिफाइन किया गया है, तो उस कंडीशन में fx y के बराबर होगा और gy x के बराबर हो जाएगा फॉर ऑल x belongs to a, for set of all value of x belongs to a and y belongs to b, then g is called inverse of f. उस केस में आप इनवर्स फिगर से देखते हैं जरा सा, तो आपको क्लियर समझ में आएगा. चलिए फिगर देख लेते हैं थोड़ा सा. देखिए फिगर बच्चों इस तरीके से मैं लेता हूं. अगर ये सेट A है और ये B है, f है ना, एक फंक्शन है जो A से B में डिफाइन किया गया है, A B C D 1 2 3 4 ऐसा. इस केस में आपका जो है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और ये जो है आपका वो G B से A में डिफाइन किया गया. इस केस में ये जो दोनों फंक्शन बन रहा है वो 1 1 और ऑन टू दोनों ही बन रहा है और बाइजेक्टिव. इस केस में हमारा क्या हो जाएगा कि ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और तभी हम कहेंगे कि G इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ F. समझ रहे हैं? इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए 1 1 ऑन टू होना बहुत जरूरी है, तभी आपका फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. इसके दूसरा डिफिनेशन की बात अगर हम लोग करें तो एक स्टैंडर्ड और डिफिनेशन है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं. तो देखिए यहाँ पे क्यों इसको 1 1 ऑन टू कहा आपने, क्योंकि हर एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज बी में मिल रहा है और प्रत्येक एलिमेंट जो बी में है उसका यूनिक प्री इमेज जो है ए में मिल रहा है. तो 1 1 और ऑन टू दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं. fx पे लीजिएगा तो ये fx बराबर y आएगा और gy बराबर x आएगा. तो इस केस में हम लोग जो है इनवर्स एग्जिस्ट करा पाएंगे. चलिए नेक्स्ट जो डिफिनेशन है इसका वो आप देख लें कि क्या होता है इनवर्स का डिफिनेशन. चलिए दूसरा डिफिनेशन इसका अगर हम लोग बात करें तो ये फंक्शन f a into b is a function f a into b is said to be invertible
है ना, ए फंक्शन a इंटू बी इज, यहां से देखिए, ए फंक्शन एफ ए इंटू बी इज 1 1 and onto is set to be invertible if there exists a unique function g b into a such that f of g is equal to ia and g of f is equal to ib, then g is called the inverse of f। इस केस में भी ये जो इनवर्स का दूसरा डेफिनेशन आपने देखा अभी कि 1 1 और ऑन टू तो होना चाहिए, और इन्वर्टिबल तभी कहाएगा वो जब उसके लिए एक यूनिक फंक्शन जी बी से ए में अगर डिफाइन किया गया है। और इस केस में एफ ऑफ जी आई ए के, और आई ए और आई बी जो है एक आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर अगर एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ अगर आ जाता है। अगर इसको आपने ऐसा बोला है तो अगर फिगर से आप समझोगे तो बहुत आसानी से समझ आएगा। कहने का मतलब कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ आइडेंटिटी फंक्शन के केस में ये जो ग्राफ होता है आइडेंटिटी फंक्शन का y बराबर x होता है। तो इसका जो एफ ऑफ जी निकालिएगा और जी ऑफ एफ दोनों ही x के बराबर, मतलब कि इस केस में एफ ऑफ जी x इज इक्वल टू जी ऑफ एफ, दोनों ही केस में ये बराबर होगा x का, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर होता है, मतलब y बराबर x। तो y बराबर x जो है आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर, इस तरीके से ग्राफ इसका जो है आइडेंटिटी फंक्शन का, इस केस में y और x दोनों जो है सेम, इस तरीके से ग्राफ आता है इसका। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन का आपका ग्राफ जो है। तो y बराबर x टाइप का जो है आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब f ऑफ जी भी और g ऑफ f दोनों आप जब निकालोगे तो x ही के बराबर आएगा। चलिए, तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि इसका फिगर कैसे बनाएंगे हम लोग, देख लीजिए। फिगर जो है सबसे पहले तो ये फिगर देख लेते हैं इसका। ए से बी में इसको डिफाइन किया गया है, एफ ए से बी में, है ना, और ये जो है जी बी से ए में, ऐसा डिफाइन किया गया है। बी टू ए, ये जो है मान लीजिए ए बी सी 1 2 3। अगर यहां पे कहा जाए तो एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एक्स और जी ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स। अब हमने क्या कहा कि एफ ऑफ जी कैसे आप प्रूव करो, हमको दिखाओ कि कैसे आता है। सपोज दैट एफ ऑफ जी को आप क्या लिखोगे, एफ ऑफ जी एक्स, और एफ ऑफ जी एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ जी एक्स मतलब कि यहां पे क्या डालोगे आप, जी ए, तो एफ ऑफ जी ए, और जी ए पर आपका क्या मिल रहा है, एफ ऑफ जी ए पर 1 है ना, एफ ऑफ जी पर, तो जी 1, जैसे एफ ऑफ जी एक्स को जी एक्स बोलेंगे ना। अब जी एक्स, अब यहां पे देखिए कि यहां पे एफ ऑफ जी एक्स, अब एफ एक्स के जगह पे आप यहां पे क्या रखोगे, जो है आपका जी ए, और जी ए जो है यहां पे वो क्या मिल रहा है आपको, देखिए एफ ऑफ जी। अब यहां पे एफ ऑफ जी जब आप निकालते हो तो यहां पे जी ए पर क्या मिल रहा है, जी ए
तो f से a g में डिफाइन किया गया है तो fx, तो यहाँ पे gx जो आ रहा है आपका gx, तो gx जो है हमारा x के जगह पे तो ga हुआ, और ga पर आपको जो है f ऑफ 1 और f ऑफ 1 पे जो है मिला आपको a, तो दोनों ही फंक्शन जो है बराबर हो रहा है a के बराबर। तो f ऑफ gx जब आप फाइंड कर रहे हो तो ये भी 1 के बराबर आ रहा है और ये भी 1 के बराबर आ रहा है, तो f1 जो है इसके बराबर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम g ऑफ fx निकालते हैं, तो g ऑफ fx, अब g ऑफ fx में g ऑफ fx मतलब कि g से f में डिफाइन किया गया है। अब देखिए यहाँ पे कि g ऑफ fx, तो fx यहाँ पे क्या हो जाएगा, x जो है x यहां से ये निकलेगा। अब देखिए कि g ऑफ fa और fa पर क्या मिल रहा है, देख लीजिए यहाँ पे देखिए दोनों फंक्शन बराबर कैसे होता है x के बराबर। g ऑफ fx मतलब fa और fa का मतलब fa पर 1 मिल रहा है, मतलब g1, और g1 जो है g1 फिर से a के बराबर हो गया, fa पे ही निकाल रहे हैं और g1 जो है फिर से a के बराबर हो गया, दोनों ही a के बराबर हो गया। तो इस केस में आपका जो है f ऑफ g और g ऑफ f दोनों ही x ही के बराबर हो जाएगा। जैसे f ऑफ g आपने निकाला था, जैसे ये g ऑफ fx निकाले आप, f ऑफ g भी निकालिए आप, तो दोनों x के बराबर ही होगा। f ऑफ g निकालिए, जैसे f ऑफ g, तो f ऑफ gx, अब gx, तो f से gx, x क्या है यहाँ पे ga, और f ऑफ gx, तो gx में मतलब क्या g1, और g1 का वैल्यू आपका जो है g1 का वैल्यू a है, और fa किसके बराबर होगा, फिर से 1 के बराबर नहीं, g1 पे a मिल रहा है तो fa फिर से 1, तो ये दोनों ही वही एलिमेंट आ जाता है, या f ऑफ g निकालो या g ऑफ fx, फिर से यही एलिमेंट के बराबर, मतलब x के बराबर ही आता है। तो इस कंडीशन में जो है f ऑफ g, इस कंडीशन में f ऑफ g और g ऑफ f दोनों बराबर होता है, f ऑफ g और g ऑफ, इसको बोलते हैं फॉक, इसको गॉफ बोलते हैं। अब आपने पढ़ा इनवर्स फंक्शन, जो कि आपने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। अब इस केस में होता क्या है देख लीजिए। इस केस में आपका एक पॉइंट याद रखिएगा, ये भी, कि डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ f इनवर्स, और दूसरा कंडीशन इसमें कि रेंज ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f इनवर्स। समझ गए? अब ये जो है आपका मोटा मोटी, अब अगला पॉइंट जो है आपका ये पढ़ना है कि स्टेप्स टू फाइंड द इनवर्स फंक्शन, कैसे इनवर्स फंक्शन को आप पढ़ोगे, फाइंड करोगे। चलिए देखिए, वो भी देख लेते हैं। और ये आपको पता चला होगा, देखिए यहाँ पे अगर इसको पढ़ते हैं आप, जैसे अभी जो हम लोग पॉइंट लिखा, जैसे a b c है, 1 2 3, मतलब कि डोमेन, तो ये 1 1 और 1 2 दोनों है कि नहीं। f a से b में डिफाइन किया गया है, g b से a में डिफाइन किया गया है। यहां पे देखिए कि डोमेन ऑफ f जो है रेंज ऑफ f इनवर्स के बराबर, तो ये रेंज है, और रेंज का f इनवर्स का रेंज डोमेन के बराबर नहीं होगा। f इनवर्स, ये फंक्शन, ये सेट जो है g का, g है जो इनवर्स है f का, तो रेंज ऑफ f इनवर्स डोमेन ऑफ f के बराबर होगा कि नहीं। ये डोमेन है, और इसका इस फंक्शन के लिए g से, जब g b से a में डिफाइन किया गया है, तो ये इसका क्या हुआ, डोमेन। तो डोमेन जो है, इस डोमेन वाले पार्ट का जो इनवर्स जो हुआ, तो इसका रेंज ऑफ f इनवर्स, ये तो इसका इनवर्स हुआ ना, और रेंज ऑफ f इनवर्स क्या हुआ, ये
तो डोमेन और रेंज ऑफ इनवर्स एफ इनवर्स आपका दोनों बराबर हुआ कि नहीं, क्योंकि ये बी के लिए, सेट बी के लिए जो है ये डोमेन का फंक्शन कर रहा है। तो इस फंक्शन के लिए ए से बी में जो डिफाइन किया गया है फंक्शन को, तो ये जी जो है इसका क्या है, इनवर्स है। तो इनवर्स के लिए ये डोमेन का काम कर रहा है, और डोमेन जो है तो इसका जो है रेंज ऑफ एफ इनवर्स के बराबर, मतलब कि रेंज इस फंक्शन का जो इनवर्स है इसके डोमेन के बराबर, मतलब इसका रेंज अगर निकालोगे तो ये मिलेगा, ये इनवर्स है, ये इनवर्स है, तो इसका आप क्या निकालोगे, इनवर्स, तो इसके डोमेन के बराबर आएगा कि नहीं। तो ये दोनों, मतलब इसी कंडीशन में हम कहते हैं कि डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स। समझ में आ रहा होगा आपको बात, बिल्कुल समझ आ रहा होगा। अब आप जो है आपको अगला टॉपिक जो है समझना है कि किस तरीके से स्टेप याद करना है इनवर्स निकालने का तरीका। जैसे मान लीजिए स्टेप टू फाइंड इनवर्स स्टेप टू फाइंड इनवर्स ऑफ एफ, इनवर्स ऑफ फंक्शन। स्टेप टू फाइंड इनवर्स फंक्शन। पहला स्टेप इसमें चेक करना है, इट इज 1 1 और 1 1 एंड on 2, it is 1 1 or on 2, 1 1 and on 2 or not। क्या ये 1 1 और on 2 है या नहीं, और नॉट। दूसरा, इंटरचेंज x एंड y। तीसरा स्टेप, फाइंड y और y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x। तो पहले तो आपको कि इसको चेक करना है कि वेदर इट इज 1 1 और ऑन टू है या नहीं, फिर इंटरचेंज करना है x और y को। अगर मान लीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स आ रहा है, ये फंक्शन ही नहीं हो रहा है, रिड्यूसिबल नहीं है, तो उसको पहले आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे और y को x के टर्म में कर लेना है और उसको फिर उस y को f इनवर्स x से रिप्लेस कर देना है, वही आपका f इनवर्स निकलेगा। देखिए इनवर्स फंक्शन का जो एग्जांपल है, मान लीजिए y बराबर 2x माइनस 7/4। इनवर्स फंक्शन फाइंड जब भी करते हैं तो सबसे पहला कंडीशन होता है कि इसको x को y के टर्म में आप कर दीजिए। तो x को y के टर्म में, तो ये 4y हो जाएगा बराबर 2x माइनस 7। इसको इधर लेके आइएगा तो 2x बराबर 4y प्लस 7 होगा। तो x बराबर क्या, 1/2 4y प्लस 7। और यही जो y होता है हमारा वो fx के बराबर होता है। तो x जो y के टर्म में आया तो x बराबर क्या हो जाएगा, f इनवर्स y, और यही जो है f इनवर्स y जो है हमारा हो जाएगा। तो 1/2 4y प्लस 7। तो यही जो है x और y को रिप्लेस करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे x के टर्म में आया तो इसको हम लोग f इनवर्स y कर देते हैं, और यही आप f इनवर्स y हो गया। मतलब कि y में अगर कोई y बराबर अगर ये दिया हुआ है 2x माइनस 7/4, तो इसका इनवर्स निकालने के लिए इस x को निकालिए y के टर्म में, और आपने y बराबर ही तो ये fx कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से x बराबर f इनवर्स y आ जाएगा, और यही तो इनवर्स होता है। तो ये आपका एग्जांपल कि इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है कि इसको जो है x के टर्म में, x को y के टर्म में निकाल देना है और इस x को f इनवर्स y से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो ये इंटरचेंज ही तो हुआ x और y, है ना, इंटरचेंज हो जाता है x और y। जैसे ये x में था तो ये y में इंटरचेंज कर दिए,
बस। तो दूसरा प्रोसेस था कि इंटरचेंज एक्स एंड वाई, और उसके बाद फाइनली आपका जो है एफ इनवर्स वाई आपका आ जाता है। समझ गए? तो ये था आपका इनवर्स जो कि हम लोग निकालते हैं।